नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में। जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके जीके जीएस के प्रश्न, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसमें आपके पूछे गए प्रश्न हैं 37, उन 37 प्रश्न को आज हम डिस्कस करेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा पहला होगा जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। तो चलिए बात करते हैं ये पहला प्रश्न, और ये रहा आपका पहला प्रश्न। तो 37 के बाद से जो है हिंदी के बाद आपका शुरू होता है सामान्य जागरूकता, जिसमें सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। जिसमें दिया गया है पहला प्रश्न कि ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया भर में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करता है। तो देखिए सोशल मीडिया पर ये जो समय व्यतीत करता है, कितना व्यतीत करता है, तो 144 मिनट। कितना? 144 मिनट प्रतिदिन, यानी एक दिन में 144 मिनट जो है सोशल मीडिया पर क्या करता है, यह समय व्यतीत करता है। इसकी व्याख्या के बारे में बात करें तो व्याख्या आपके सामने नीचे दिया गया है कि ग्लोबल इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ताओं प्रतिदिन सोशल मीडिया पर 144 मिनट समय व्यतीत करता है। और इस इंडेक्स में सोशल मीडिया उपयोगकर्ता में शीर्ष देश जो है आपका फिलीपींस है। आप इसको याद रखिएगा, जो शीर्ष देश है वो कौन सा है, फिलीपींस है। तो ये रहे आपके पहला प्रश्न। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न ये है आपके सामने, क्या कह रहा है कि चीन की ग्रेट वॉल मोटर कंपनी ने भारत की किस राज्य सरकार के साथ 1 बिलियन निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है। क्या राजस्थान ने हस्ताक्षर किया है, या फिर पंजाब, या गुजरात, या महाराष्ट्र? तो देखिए जो इसका ऑप्शन जो होगा वो आपका कौन सा होगा, डी होगा, यानी कि महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब इसकी व्याख्या के बारे में बात करते हैं। तो व्याख्या नीचे दिया गया है कि चीन की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्स, कौन है, ग्रेट वॉल मोटर्स कि महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर हुआ है। और कंपनी महाराष्ट्र में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर, तकरीबन कितना हो जाएगा, तो 7,600 करोड़ रुपए को अलग अलग चरणों में निवेश करेगी। और इस MOU के अनुसार कंपनी वाले गांव महाराष्ट्र में अपने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की ओर बेहतर बनाएगी। ठीक, तो चलते हैं बात करें अब अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न कुछ इस तरह से आपका ये रहा। तो पूछ रहा है 40वां प्रश्न, जिसमें से आपका चौथा प्रश्न है कि ग्रैमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिए जाते हैं। तो नीचे दे दिया गया है, आपका आंसर भी दिख रहा है कि सर संगीत के लिए दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये ग्रैमी अवार्ड काफ़ी ये प्रचलित रहा है, ये एग्जाम में बार बार आपका दोहराता है। ठीक है, ये रिवीजन इसी को करता है। तो ग्रैमी अवार्ड जो होता है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो भाई संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अब इसकी व्याख्या के बारे में बात करें तो व्याख्या इसके सामने आपको दिया गया है कि ग्रैमी अवार्ड मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा के संगीत के क्षेत्र में 1958 से उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। फिर ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। और 2021 के 63वें ग्रैमी अवार्ड का वितरण लॉस एंजल्स, यानी जो कि कहाँ पे है आपका, अमेरिका में है, किया गया। और 19 वर्षीय बिल्ली एलिस यानी जो USA की है, ने लगातार 2 बार पुरस्कार जीतने वाली प्रथम सोलो गायिका बनी है। तो ध्यान रखना मेरे भाई, सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपका ये है, कौन सा, 19 वर्ष की थी और इसका नाम था बिल्ली एलिस। कौन सा, बिल्ली एलिस। और ये कहाँ की रहने वाली है, तो USA के रहने वाली है। हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में एक क्वेश्चन बने, लगातार 2 बार पुरस्कार जीतने वाली प्रथम सिली गायिका बनी है। तो ध्यान रखिए ना, इसलिए आपका ग्रैमी अवार्ड पूछा गया है। ग्रैमी अवार्ड किससे संबंधित है, तो संगीत से आपके संबंधित है। ठीक, तो अगले प्रश्न की बात करें, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इसमें क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए कथन को सही बताना है कि कौन सा सही है, उसको आपको बताना है। तो इसमें आपको दिया गया है कि 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। बी नंबर है, और बी नंबर है आपका कि 1947 के बाद बोर्ड का प्रशासनिक विंग इलाहाबाद में किया गया कार्य करता रहा और न्यायिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। सी नंबर है कि 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग दोनों इलाहाबाद में कार्य करते हैं। और डी नंबर है कि 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग दोनों लखनऊ को स्थानांतरित कर दिया गया। तो इसमें देखिए आपका दिया गया ऑप्शन कि ए सही है। और इसी को आपको याद रखना है क्या, कि वर्ष 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा। कहाँ पे कार्य करता रहा, तो इलाहाबाद में कार्य करता रहा, इलाहाबाद में। जबकि प्रशासनिक विंग को अलग अलग कर लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया।
धातव्य है कि दिए गए विकल्पों में ए आपका क्या होगा, सत्य होगा, यानी कि ए नंबर हमारा क्या होगा, सत्य होगा। तो ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया, ठीक है। कहाँ पे स्थानांतरित, इलाहाबाद। उसके बाद से प्रशासनिक विंग को अलग कर कहाँ स्थानांतरित किया गया, तो लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है। बात करते हैं आपके 42वें प्रश्न, और ये है आपका 42वां प्रश्न। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक कंपाउंड आँखें होती हैं। यौगिक यानी कंपाउंड आँखें होती हैं। तो दिया है ड्रैगन मक्खी, क्या दिया है, ड्रैगन मक्खी, कबूतर, मेढक और टूना मछली। कौन सी है, तो इसमें देखिए फॉलोइंग लिविंग बींग्स हैव कंपाउंड आइज, जिसके आंखें क्या होती हैं, यौगिक होती हैं। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा ड्रैगन मक्खी। देखिए ड्रैगन मक्खी इसमें जवाब होगा आपका, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब इस ड्रैगन मक्खी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और सामने भी दिया गया है कि ड्रैगन मक्खी आर्थ्रोपोडा संघ का एक कीट है, जो कि द्विपंखीय गण या डिप्टेरा गण के अंतर्गत वे कीट सम्मिलित हैं, जो द्विपक्षीय यानी दो पंख वाले हैं। कीट का यह सबसे बृहत गुण है, इसमें लगभग 80,000 कीट जातियां हैं। अतः ड्रैगन मक्खी ऐसा कीट है जिसमें यौगिक क्या होते हैं, यौगिक आंखें होती हैं, यानी कि यौगिक का मतलब कंपाउंड आंखें होती हैं। तो आप इसको ध्यान रखना, दो आंखें, ठीक है ना, कंपाउंड यौगिक आंखें होती हैं। बात करें 43वें प्रश्न की, और ये रहा 43वां प्रश्न आपके सामने। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, यानी कि जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है। क्या गृह मंत्रालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, या पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, और ऑप्शन नंबर डी है आपका द इंडियन पुलिस फाउंडेशन, द इंडियन पुलिस फाउंडेशन। तो ध्यान रखिएगा, जीवन रक्षा का मतलब रक्षा मंत्रालय तो होगा नहीं, ठीक है, लेकिन मंत्रालय ही कोई होगा, और मंत्रालय में क्या दिया है आपका, गृह मंत्रालय। तो ध्यान रखना ये किसके अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसके बारे में जान लेते हैं इसकी पूरी व्याख्या। तो यहाँ पे दिया गया है कि जीवन रक्षा पदक प्रवेश सरकार की संस्तुति पर गृह मंत्रालय द्वारा ऐसे नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर जल में डूबते हुए, आग, खानों में बचाव कार्य के दौरान जीवन की रक्षा की हो, उसे ही क्या किया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। और ये कौन देते हैं, तो आपके ये है कौन, तो गृह मंत्रालय, ठीक है। बात करें 44वें प्रश्न की, तो 44वां प्रश्न ये रहा आपके सामने, 44वां प्रश्न, ठीक। तो बात करते हैं आपके 44वें प्रश्न, ठीक है, ये है आपका 44वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से है 1982 से वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के फसल संचालन में सम्मिलित यानी शामिल हो रही हैं। कौन सा है, असम राइफल है, सीआरपीएफ है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है, या फिर आपका भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल है, या फिर आपका क्या है, होमगार्ड्स। तो देखिए इसमें सी जो होगा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, आईटीबीपी, ठीक है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक। तो अब बात करते हैं इसके बारे में व्याख्या की। तो व्याख्या दिया गया है आपके सामने कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से एक है। वर्ष 1982 में प्रारंभ हुए कैलाश मानसरोवर यात्रा में प्रारंभ से ही आईटीबीपी ने केंद्रीय भूमिका निभाई है। कैलाश मानसरोवर तिब्बत में कैलाश माउंटेन रेंज में 21,778 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। याद रखना इसकी ऊंचाई 21,778 फीट ऊंचाई है। 45वां प्रश्न है कि सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष विंग है जो दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया था। कौन सा बनाया गया था, क्या सीआईएसएफ था या फिर एनएसजी था, ठीक, या फिर आपका कौन सा, या फिर आपका होमगार्ड या रैपिड एक्शन फोर्स, यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स। तो देखिए रैपिड एक्शन फोर्स एक नया चीज़ यहाँ पे आपको मिल रहा है, और यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो बात करते हैं रैपिड एक्शन फोर्स का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था, 1992 में सीआरपीएफ की 10 बटालियनों के साथ हुआ। सीआरपीएफ के कितने बटालियन थे, 10, तो 10 बटालियनों के साथ हुआ था। और इसका मुख्य कार्य दंगे और दंगों जैसी स्थितियों से निपटाना है। इस बल को दंगा नियंत्रण यानी आंसू गैस के गोले छोड़ने और आग के से निपटने में महारत क्या है, हासिल है, इनको महारत इसकी हासिल है, ठीक है। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही है ना, बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, और ये रहा 46वां प्रश्न आपके सामने कि स्वामी नारायण यक्ष
अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिषद है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है। तो देखिए जो हमारा स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से स्थित है। तो ऐसे देख रहे हैं आपका दे दिया है नई दिल्ली में। कहाँ पे है भाई? नई दिल्ली में, यानी दिल्ली में आपका है। अब दिल्ली में है तो अक्षरधाम मंदिर कौन सा? अक्षरधाम मंदिर एक अनोखा संस्कृति तीर्थ स्थल है और इसे ज्योतिर्धर भगवान स्वामी नारायण की पुण्य स्मृति में बनवाया गया है। यह परिसर 100 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। ध्यान रखिए कितने एकड़ में? 100 एकड़ में फैला हुआ है और दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर परिसर होने के कारण 26 दिसंबर 2007 को यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। तो ध्यान रखिएगा, इसको बहुत महत्वपूर्ण ये फैक्ट आपको मिल रहा है कि 26 दिसंबर 2007 को यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। पूछ लेगा कब शामिल किया गया था गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में, तो ध्यान रखिएगा 26 दिसंबर 2007 को। 37वां प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जानते हैं आप 1942 में हुआ था और किस नेता के तहत जो है ये लड़ा गया था, आपका बता सकते हैं? बिल्कुल, देखिए क्या जयपाल सिंह के समय लड़ा गया था, चुनाराम महतो के साथ लड़ा गया था, या रामनाथ सोरेन के साथ, या राम भगत। तो ध्यान रखिए इसका बी जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। चुनाराम महतो के समय जो है लड़ा गया। और इनके बारे में बात कर लें कि सन वर्ष 1942 ईस्वी भारत छोड़ो आंदोलन में मानभूम झारखंड का नेतृत्व कर अधिकारी स्वतंत्रता सेनानी चुनाराम महता, कौन है? चुनाराम महतो तथा गोविंद महता ने किया था। माना जाता है कि 29 दिसंबर 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन दौरान मानभूम पुरुलिया के बांदवान और बहराभूम थाना को स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा अदम्य साहस का परिचय देते हुए अंग्रेजों से कब्जे में लेकर प्रथम बार भारतीय तिरंगा झंडा फहराया गया और अगले 30 सितंबर को रणनीति के तहत मान बाजार थाना कब्जा के दौरान ब्रिटिश सरकार की गोलियों से वीर चुनाराम महतो और गोविंद महतो शहीद हो गए। तो इसको अब ध्यान रखेंगे। 48वां प्रश्न है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लौड़ावरी से लिया गया है जिसका अर्थ है नमकीन नदी। लौड़ावरी का मतलब होता है नमकीन जैसी नदी। क्या चंबल है, माई है, बनारस या लूनी है? तो क्या जवाब होगा आपका? तो देखिए इसका जो जवाब होगा वो होगा आपका कौन सा? तो सर ये होगा आपका डी, लूनी। यानी कि लूनी नदी जो है, लूनी नदी का नाम लौड़ाद्री तथा संस्कृत शब्द लौड़ावरी यानी नमकीन नदी से लिया गया है। इस नदी का उद्गम अजमेर जिले में स्थित नागपहाड़ अरावली पर्वत से होता है और यह पुष्कर के समीप दो धाराओं सरस्वती और साबरमती के रूप में उत्पन्न होती हैं जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती हैं और यह भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। जैसे जोवाई हो गया, सुकरी हो गया एवं जोजारी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो इसके सहायक नदियों के बारे में आप जान लिए। ठीक, जैसा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? कोंगरा दर्रा, लिपुलेख दर्रा, खादुरंग दर्रा या लनक दर्रा? तो देखिए इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। और ये बी कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में है। यानी लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है आपका? तो सर उत्तराखंड। सर ये उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं नीचे। तो इसकी व्याख्या नीचे दिया गया है कि लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। कोंगका दर्रा लद्दाख में है। खारदुंग दर्रा लेह में है और उसके बाद से है लनक दर्रा, और लनक दर्रा कहाँ पे? अक्साई चीन क्षेत्र में है। बात करें 50वें प्रश्न। 50वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? कौन सा? GSLV MK3 या PSLV C11, GSLV F11 या PSLV C45? कौन सा है इसका? तो देखिए इसका जो ऑप्शन ए है वही सही होगा। वो कौन सा है? GSLV MK3। तो ये 22 जुलाई 2019 को भारतीय भूतुल्यकाली उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV MK3 द्वारा चंद्रयान 2 की सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया और इसमें ऑर्बिटर, लैंडर विक्रम और रोवर
का इस्तेमाल किया गया। लैंडर विक्रम का सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होने के कारण यह अभियान पूर्ण क्या हो गया, सफल नहीं हो सका। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। फिर 51वां प्रश्न है, और 51वां प्रश्न ये है आपका क्या है कि निम्नलिखित से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है। तो वैसे देख लिए हैं आप कि भाई चीन है, और चीन हमेशा ज़्यादातर इन क्षेत्रों में आगे रहता है। चीन नहीं, सॉरी चीन नहीं है आपका, कौन सा है भाई, तो आपका रूस है। क्या है, रूस है। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है ना, ध्यान रखिए। तो दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र का निर्माण रूस ने किया था। किसने किया था, रूस ने किया था। और नाम, जिसका नाम जो है अकेदमिक लामा क्या है, जिसका नाम जो है अकेदमिक लोमोनोसोव रखा गया। इस संयंत्र का निर्माण दूरस्थ क्षेत्रों में ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए उद्देश्य से किया गया है। और इस संयंत्र में 35 मेगावाट के रिएक्टर है जो 1 लाख लोगों को ऊर्जा की पूर्ति करेगा। अब 52वां प्रश्न है। 52वां प्रश्न क्या है आपका, तो कह रहा है कि सर्दियों के दौरान बर्फ़ में नमक डालने से बर्फ़ पिघलने लगती है। क्यों पिघलने लगती है, क्या वजह है कि ये बर्फ़ जो होती है वो पिघलने लगती है। तो देख लीजिए इसका। तो क्या होता है कि बर्फ़ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु बढ़ता है, या बर्फ़ के गहरे अंदर मौजूद पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है, या फिर बर्फ़ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है, या फिर डी जो है ऊष्मा उत्पन्न करने वाले पानी के अणुओं की गतिज ऊर्जा को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो ऑप्शन जो है आपका कौन सा होगा, सी होगा। यानी कि बर्फ़ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को क्या करता है, कम करता है। आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे दिया है कि सर्दियों के दौरान बर्फ़ में नमक डालने से बर्फ़ पिघलने लगती हैं, क्योंकि बर्फ़ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है, जिससे वो पिघलने लगती हैं। 53 प्रश्न है आपके सामने कि कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय संस्थान मुंबई, नागपुर, दिल्ली या जयपुर। तो इसका जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, तो नागपुर। कहाँ है ये, नागपुर में है। अब देख लीजिए यहाँ पे केंद्रीय कपास संस्थान नागपुर और भारतीय कृषि संस्थान दिल्ली, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये है मुंबई, और उसके बाद से है आपका कि पंडित साबरमल शोध संस्थान ये कहाँ है, जयपुर में है। तो ध्यान रखेंगे इसको। 54 प्रश्न है। 54 प्रश्न की पूछा है इसमें आपसे क्या कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी इसमें आपको सही ऑप्शन का निशान जो है लगाना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सही है। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प पर चुनें। चोल वंश का एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया। क्या सही है? यह चोल वंश समृद्ध गंगा नदी घाटी में उत्पन्न हुआ था। तो क्या इज ट्रू एंड सेकेंड, यानी एक सही है और दो सही है, यानी एक सही है और दो भी सही है। क्या सही और एक सही है और दूसरा गलत है? तो इस तरह से आपके प्रश्न दिए गए हैं और इसका जो जवाब होगा हमारा वो कौन सा होगा, तो वो जवाब होगा आपका बी। कौन सा होगा भाई? बी होगा। यानी कि एक सही है और दूसरा क्या है, गलत है। यह चोल, अब इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या क्या किया गया है? तो व्याख्या में ये कहा गया है कि चोल वंश एक तमिल राजवंश था, ठीक है, जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया। चोल वंश समृद्ध गंगा नदी के नदी घाटी में उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि यह पेन्नार और कावेरी नदियों के मध्य पूर्ववर्ती तट पर स्थित था। चोल वंश का संस्थापक विजयलय था। उपयुक्त विकल्पों में से बी जो होगा आपका सत्य है। अरे बी क्या है इसमें? सत्य है। और इसमें पूछा है कि कौन सा जो है आपका सत्य है, तो इसमें जो विकल्प बी होगा वही आपका सही होगा। यानी पहला सही है और दूसरा क्या है, गलत है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक। अब उसके बाद से 55 प्रश्न पे बात करें तो निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो भाई भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। ऑब्वियस सी बात है, सब जानते हैं ना भाई। हाँ बिल्कुल, भारत का राष्ट्रपति करते हैं, तो ऐसे ही बता सकते हैं आप। तो संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। और मंत्रिपरिषद मंत्रियों की कुल संख्या मंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों को कुल संख्या के 15% यानी से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। हाँ 56 प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए इस पर स्टार लगा दिया है, और स्टार का मतलब क्या होता है आप देख सकते हैं कि सर UPRRB ने डी माना है, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है ये आपका
आरआरबी ने यानी रेलवे की बात करें तो इसने जो माना है उसको डी माना है, यानी इसने 9 माना है इसको। लेकिन वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 1 अध्यक्ष, 5 पूर्वकालिक सदस्य और 6 पदेन सदस्य और सर्वाधिक एक सांविधिक पूर्ण आयोग के लिए विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में NHRC में कुल 13 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? कुल 13 सदस्य हैं आपके। और यह वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। कब की गई थी? तो 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। ठीक है। और NHRC का मुख्यालय जो है कहाँ पे है आपका? तो नई दिल्ली में है। और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो आपका जवाब होगा सर 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो इसको आप ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है। ये तो दिया है 9 आरआरबी के अनुसार। ठीक है। लेकिन NHRC के में जो होंगे 13 सदस्य होंगे आपके। बात करें 57वें प्रश्न, और ये है प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? तो मैं बता दूं आपको उत्तर प्रदेश में जो मंडल है वो कितने हैं, तो कुल 18 मंडल हैं। कितने हैं भाई? 18 मंडल है। और 18वां मंडल कौन सा है? तो अलीगढ़ है आपका। कौन सा है भाई? अलीगढ़। चलिए, तो 18 मंडल है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अब देख लीजिए, तो दिया है इसमें कि सर प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्यों को 18 मंडल तथा 75 जिलों में विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल लखनऊ मंडल है, जबकि सबसे बड़ा जिला जो है प्रयागराज इलाहाबाद है। ध्यान रखिएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक। अब बात करें चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? ए भाई, ये तो सबको जानता है, रेमनबी या ना था युवान। तो युवान नहीं तो रेमनबी, यही दोनों होता है। तो इसमें आपका दिया है क्या? युवान है। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, ताइवान की मुद्रा होती है डॉलर, भारत का होता है रुपया, लेबनान का होता है पाउंड। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इससे तो एक प्रश्न निश्चित है कि आपको पूछा जाता है। और चीन का रेमनबी। 59 प्रश्न है कि कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? क्या स्ट्रोंशियम कार्बोनेट या सोडियम नाइट्रेट, बेरियम क्लोराइड या कॉपर क्लोराइड? क्या जवाब होगा इसका? तो इसका जवाब होगा सी, यानी कि कौन सा? बेरियम क्लोराइड। यानी कि बेरियम क्लोराइड से जो होता है वो क्या होता है? तो सर आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए ये जिम्मेदार होता है। और कौन? बेरियम क्लोराइड। देख लीजिए व्याख्या कि आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम क्लोराइड की उपस्थिति के कारण, लाल चटक रंग स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण होता है। 60 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित हैं? क्या स्पैम है, इस न्यूज ग्रुप है, बैकबोन है, अपडेट्स हैं? तो हमारा जवाब होगा ए, यानी कि ए का मतलब क्या होता है सर? स्पैम। इसका जवाब होगा स्पैम। अब देखिए, किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक संदेश प्रणाली जैसे ईमेल हो गया, चैट हो गया, वेब हो गया, चर्चा हो गया, समूह हो गया या अन्य प्रकार का अनचाहे संदेश को स्पैम कहते हैं। और इसको भेजना स्पैमिंग कहलाता है। इसको भेजना क्या कहलाता है? स्पैमिंग कहलाता है। ठीक है। 61वां प्रश्न है कि भारत सरकार में जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन रहे हैं? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री सन 2020 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है हमसे। तो कौन है भाई? कौन है? क्या निर्मला सीतारमण है, या धर्मेंद्र प्रधान है, या फिर पीयूष गोयल है, या श्री प्रकाश जावड़ेकर है? ठीक है। इनमें से कौन है? तो ध्यान रखिएगा, सी होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर बात करें कि पीयूष गोयल, तो पीयूष गोयल रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। ठीक। निर्मला सीतारमण ये वित्त एवं कॉर्पोरेट मंत्री थी। प्रकाश जावड़ेकर ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री थे। और धर्मेंद्र प्रधान जो है आपके पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय इनके पास मौजूद है। ठीक। 62 प्रश्न है कि CAPFS CPO के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों को विजेता को प्रति वर्ष कितनी ट्रॉफियाँ प्रदान की जाती हैं? संक्षिप्त रूप में सामान्य अर्थ में प्रयोग किया गया है। कितनी ट्रॉफियाँ प्रदान की जाती हैं? तो सी, यानी कि 3 ट्रॉफियाँ प्रदान की जाती हैं। कितनी? तो सर 3 प्रदान की जाती हैं। अब देख लीजिएगा व्याख्या। ठीक है। बात करते हैं 63वें प्रश्न पे। तो 63वां प्रश्न आपके सामने ये कह रहा है कि 2010 के दौरान लागू की गई नवीनतम कोर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? क्या विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर समिति है, या एनफोर्स्ड डिसअपियरेंसेस पर समिति, या प्रवासी श्रमिकों पर समिति, या महिलाओं के विरुद्ध भाव के उन्मूलन पर समिति?
तो इसका जो जवाब होगा वो आपका बी होगा, यानी कमेटी ऑन इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस। कौन सा है? डिसअपियरेंस। ये है आपका बी नंबर सही होगा। व्याख्या आपका दिया गया है कि इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंसेस समिति स्वतंत्र विशेषज्ञों का निकाय है जो राज्यों, दलों तथा कन्वेंशन के कार्यान्वयन निगरानी करता है और 2010 में लागू हुई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है। ठीक। अमोनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? आर्मेनिया की मुद्रा को, अमोनिया नहीं सॉरी, आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो इसमें दे दिया ऑप्शन नंबर ए, यानी द्राम। क्या कहा जाता है? ड्राम या द्राम। तो जैसे बात करें कि देश, तो भारत देश का जानते हैं रुपया आर्मेनिया का द्राम होता है। कनाडा का क्या होता है? डॉलर, ये याद रखेंगे। और ग्राम उस किसी देश की मुद्रा नहीं है। और ये ध्यान रखना, ग्राम किसी देश की मुद्रा नहीं है। ये जो ग्राम दिया है किलोग्राम वाला, ये नहीं होती है किसी देश की मुद्रा। बात करें आपके 65वें प्रश्न, और 65वां प्रश्न ये है, भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? ध्यान रखिएगा, जीएसटी को दोहरे मॉडल किस देश से चुना है? तो वो चुना है कनाडा से। कहाँ से चुना है भाई? तो भाई चुना है ये आपके कनाडा से। अब देखते हैं कि भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को कनाडा से ग्रहण किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि जीएसटी एक एकीकृत कर है जो वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा पर काम कर रहता है। भारत में केंद्र और राज्य दोनों को उपयुक्त कानून के माध्यम से कर लगाने और इकट्ठा करने के लिए शक्तियाँ सौंपी गई है। इसलिए भारत दोहरे जीएसटी मॉडल को अपनाया है और केंद्र तथा राज्यों द्वारा समवर्ती रूप से लागू किया जाएगा, जिसका मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक। 66 है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो वो है आपका 21 सितंबर। कब? 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अब देखिए कुछ दिवस दिए गए हैं। 21 सितंबर विश्व शांति दिवस, 15 सितंबर अभियंता दिवस, 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस, 28 सितंबर विश्व रेबीज दिवस। ठीक। बात करें 67वें प्रश्न, और ये रहा 67वां प्रश्न आपका। ये इंग्लिश से हो गया पूरा। मैच द ऑफिशियल ड्यूरिंग द reign ऑफ एम्परर अकबर इन लिस्ट विद दियर कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटीज अगेंस्ट इन लास्ट सेकेंड लिस्ट सेकेंड, यानी फर्स्ट लिस्ट को सेकेंड लिस्ट में मिलाना है। इसमें दिया है कि वजीर इंचार्ज ऑफ द इम्पेरियल हाउस होल्ड, मीर बख्शी हेड ऑफ जुडिशियल डिपार्टमेंट, मीर समन हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट, और उसके बाद से नीचे हैं चीफ क्विज। अच्छा, नीचे इसके हिंदी भी दिया है, देख लीजिए कि वजीर यानी कि शाही परिवार का प्रभारी था, या फिर जो है आपका मीर बख्शी न्यायिक विभाग का प्रमुख, मीर समन सैन्य विभाग का प्रमुख, प्रमुख काजी राजस्व विभाग का प्रमुख कौन है? तो देखिए इसका जो सही होगा वो आपका कौन सा होगा? सी होगा, यानी कि ए का चौथा यानी पहले का चौथा। ठीक है। और बी का क्या होगा? तो सर बी का ए का चौथा, तो बी का होगा आपका तीसरा, बी का तीसरा, और सी का पहला, और डी का सी का पहला, और डी का कौन सा हो जाएगा सर? दूसरा हो जाएगा। तो ए का चौथा का मतलब सर देख लीजिए यहाँ पे आपको व्याख्या करके दिया गया है सामने कि वजीर का मतलब होता है राजस्व विभाग का प्रमुख, मीर बख्शी का मतलब होता है सैन्य विभाग का प्रमुख, मीर समन का मतलब होता है शाही परिवार का प्रभारी, प्रमुख काजी का मतलब होता है न्यायिक विभाग का प्रमुख। चकबंदी से आप क्या अभिप्राय है? तो देखिए भूमि का एकीकरण, संपत्ति का एकीकरण, परिवार का एकीकरण, कर का एक समय इसका। ठीक है। तो आप जानते हैं कि चकबंदी जो होता है लेखपाल नापने जोखने का काम करता है। किसको जोखता है, नापता है? तो वो सर भूमि एकीकृत यानी भूमि एकड़ को जो है नापता जोखता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है। 69 प्रश्न है कि भारतीय मुद्रा में 200 रुपये के नोट का आकार क्या है? वाह क्या बात है यार, गजब का प्रश्न पूछा है कि 2000 रुपये के नोट का आकार क्या है? क्या 55 मीटर इंटू 160? तो देखिए सी है इसका, 66 इंटू 166 मिलीमीटर। ध्यान रखिए 66 गुणे 166 मिलीमीटर है, इसको आप ध्यान रखना है। ठीक है। कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं जो किसी को पता ही नहीं होता है, सोच भी नहीं सकते कि वैसे प्रश्न पूछा जा सकता है। शिक्षा मित्र निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक को, विज्ञान महाविद्यालय के लिए शिक्षक को, कला महाविद्यालय के लिए शिक्षक को, माध्यमिक विद्यालय महाविद्यालय के लिए शिक्षक को।
यानी किसको कहा जाता है शिक्षा मित्र। तो आप जानते हैं शिक्षा मित्र किसको कहा जाता है, तो ये यानी कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को कहा जाता है, जो कि 2001 की केंद्र सरकार सर्व शिक्षा अभियान को सार्वभौमिक बनाने के लिए 65% तथा राज्य के 35% सहयोग से प्राथमिक विद्यालय को शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए शिक्षा मित्रों की नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, ताकि शिक्षक कमी न हो। 71वां प्रश्न है कि अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, सेरिकल्चर, एविकल्चर, मोरिकल्चर या विटीकल्चर। देखिए हमको लगता है इसमें ऑप्शन डी यानी कि विटीकल्चर। विटीकल्चर को क्या कहा जाता है, अंगूर की खेती। तो ध्यान रखिएगा अंगूर की खेती के लिए क्या प्रसिद्ध है, तो विटीकल्चर होता है। अब सभी कल्चर देख लेते हैं। अब विटीकल्चर अंगूर की खेती, सेरिकल्चर रेशम पालन, मेरिकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना, क्या उगाना, शहतूत उगाना, और एविकल्चर पक्षी पालन। ठीक है, एविकल्चर कौन सा है, पक्षी पालन है आपका। बात करें 72वें प्रश्न पे, तो 72वां प्रश्न ये रहा आपके सामने कि आरंभ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वर्ष 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संयंत्र किया जाता था जिसे 1932 से 35 के दौरान हटा दिया गया था। कौन सा था जिसे हटा दिया गया था, तो ऑप्शन भी देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है कि किराया वसूली, राजस्व वसूली और वसूली कर्मचारी पर नियंत्रण, राजस्व कानूनों का प्रशासन या कोर्ट ऑफ वार्ड से संबंधित कार्य या बंदोबस्त संचालन। तो इसका जो होगा कोर्ट ऑफ वार्ड से संबंधित कार्य वर्ष 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता था जिसे 1932 के 35 के दौरान हटा दिया गया था। ठीक है, किसके दौरान, 1935 के। 73वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस निगम में मई 2019 में 2 1600 HP डेमू ट्रेन सेट की आपूर्ति करने के लिए नेपाल के रेलवे विभाग के साथ अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो वो किसने किया हस्ताक्षर, तो देख लेते हैं इसका किसने किया हस्ताक्षर। ठीक है, तो ये रहे आपका सी यानी कोंकण रेलवेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसने ही क्या किया था, इस पर हस्ताक्षर किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो था हमारा राइट आंसर। तो देख लेते हैं यहाँ पे दिया गया है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, 74 प्रश्न की बात करें तो भारत के उस पड़ोसी देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत और जापान ने मई 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो कौन था, वो था आपका डी यानी कि कौन सा, श्रीलंका। आप जानते हैं श्रीलंका के बारे में कि भारत का जापान एवं श्रीलंका ने मई 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। बात करते हैं 75वां और यह अंतिम प्रश्न है आपका, और क्या कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च सत्याग्रह आयोजित किया गया था। भावनगर से दांडी, जूनागढ़ से दांडी, राजकोट से दांडी या फिर जो है आपके अहमदाबाद से दांडी। तो देखिए यही आपका सही होगा, यानी अहमदाबाद से दांडी यही आपका राइट आंसर होगा। अब देख लीजिए नमक सत्याग्रह आंदोलन, गांधी जी के कुल बारे में कि नमक सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलन में से एक था। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम में दांडी गांव तक 24 दिनों तक पैदल मार्च किया, और सुभाष चंद्र बोस ने इस दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की उस यात्रा से की थी जो उसने एल्बा से पेरिस के लिए की थी। तो आप इसको याद रखेंगे। तो मुझे आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना।